नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह महेश पनवाल की किताब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका चैप्टर नंबर 28 पढ़ेंगे। और 28 आपका चैप्टर नंबर मध्यकालीन भारत का चैप्टर है, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत का चैप्टर है 28, मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 28 होगा इसका सेकंड वीडियो, ठीक है। आज हम इसका सेकंड वीडियो पढ़ेंगे, पार्ट नंबर बी, ठीक है। तो इसका हमने पहला वीडियो बना दिया, तो आज हमारा सेकंड वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि हम जहांगीर से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने अकबर के बारे में पढ़ लिया था, जो भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो जहांगीर की युवा अवस्था में अवध और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो जहांगीर को युवा अवस्था में अवध और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था सन 1605 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बादशाह बना, ठीक है। अकबर की भांति धार्मिक और सामाजिक सुधारों में रुचि रखता था। उसने अपना संस्मरण तुजुके जहांगीर स्वयं लिखा था, ठीक है। तो जहांगीर को युवा अवस्था में अवध और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था सन 1605 में। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बादशाह बना। वह अकबर की भांति धार्मिक और सामाजिक सुधारों में रुचि रखता था। उसने अपना संस्मरण तुजुके जहांगीरी स्वयं लिखा था, ठीक है। जहांगीर को चित्रकला का अच्छा ज्ञान था। तो जहांगीर को चित्रकला का अच्छा ज्ञान था तथा उसे अपने दरबार के श्रेष्ठ चित्रकारों पर गर्व था। सन 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया, जो एक सुंदर और बुद्धिमान स्त्री थी, ठीक है। तो जहांगीर को चित्रकला का अच्छा ज्ञान था तथा उसे अपने दरबार के श्रेष्ठ चित्रकारों पर गर्व था। और सन 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया, जो एक सुंदर और बुद्धिमान स्त्री थी। गुलाब से इत्र बनाने की विधि तो गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने किया था। और उसी ने इस विधि को अपनी पुत्री नूरजहां को बताया था, ठीक है। नूरजहां गुट तो अपने विवाह के कुछ ही वर्षों बाद अपने विवाह के कुछ ही वर्षों बाद नूरजहां ने अपना दल बना लिया था, जिसे नूरजहां गुट या जुनता गुट के नाम से जाना गया। इस गुट में नूरजहां और उसके पिता एतमादुद्दौला, अब माता अस्मत बेगम, उसका भाई आसफ खां व शहजादा खुर्रम शामिल थे। इस दल का प्रभुत्व 1622 ईस्वी तक स्थापित रहा। तो अपने विवाह के कुछ ही वर्षों बाद नूरजहां ने अपना दल बना लिया था, जिसे नूरजहां गुट या जनता गुट के नाम से जाना गया। इस गुट में नूरजहां, उसके पिता एतमादुद्दौला, माता अस्मत बेगम, उसका भाई आसफ खां व शहजादा खुर्रम शामिल था। इस दल का प्रभुत्व 1622 ईस्वी में स्थापित रहा, ठीक है। जहांगीर के लंबे समय तक बीमार हो रहने के कारण नूरजहां ने उसके कार्य और साम्राज्य का शासन प्रबंधन संभाला और प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य में जहांगीर उसकी राय लिया करता था। वह इतनी शक्तिशाली हो गई कि राज्य के सिक्कों पर जहांगीर के नाम के साथ उसका नाम लिखा जाने लगा। जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को शाहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी दे दी थी, ठीक है। तो जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को शाहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी दे दी थी। जहांगीर ने बंगाल पर मुगलों के अधिकार को प्रभावशाली बनाया। अकबर का मेवाड़ के महाराणा तो अकबर के मेवाड़ के महाराणा से आरंभ में जो संघर्ष हुआ था उसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। और जहांगीर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की अपने पिता की नीति जारी रखी। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में प्रथम बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया तथा अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। जहांगीर इसे जो है निगाह दस्त कहता था, ठीक है। सर्वप्रथम 1660 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। और हॉकिंस तुर्की एवं फारसी भाषा का ज्ञाता था, ठीक है। उसने हॉकिंस को 400 मनसब तथा फिरंगी खां, इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया था। वह 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा, किंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण जहांगीर से विशेषाधिकार पाने में असफल रहा। हॉकिंस के बाद जेम्स प्रथम का दूसरा दूत पॉल केनिंग था, जो 1622 में उसका पत्र लेकर मुगल दरबार में उपस्थित हुआ, किंतु उसे भी सफलता नहीं मिली, ठीक है। तो हॉकिंस के बाद जेम्स प्रथम का दूसरा दूत पॉल केनिंग था, जो 1622 में उसका पत्र लेकर मुगल दरबार में उपस्थित हुआ, किंतु उसे भी सफलता न मिली। 1615 ईस्वी में तीसरे अंग्रेज दूत के रूप में विलियम एडवर्ड जेम्स प्रथम का पत्र लेकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। जहांगीर के शासनकाल में ही इंग्लैंड के बादशाह ने
तो जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड के बादशाह ने सर टॉमस रो को आगरा के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। सर टॉमस रो ने जहांगीर के साथ एक व्यापारिक संधि करने का प्रयत्न किया, परंतु जहांगीर इसके लिए सहमत नहीं हुआ। सर टॉमस रो 3 वर्ष तक आगरा में रहा। उसने मुगल दरबार के जीवन का बहुत सजीव वर्णन किया है। ठीक है। जहांगीर को उसकी न्याय का जंजीर के लिए भी स्मरण किया था। उसने सोने की एक लंबी जंजीर बनवाई जिसमें घंटियां बंधी हुई थी और इसकी राजमहल की दीवार को लटका दिया जाता है। उसने यह घोषणा की कि यदि किसी के साथ सरकार ने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया हो तो वह इस जंजीर को खींचकर सरकारी अधिकारी के विरुद्ध अपनी फरियादी सुना सकता है। जहांगीर ने दो आसपा व सिंह आसपा प्रथा आरंभ की थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है। दो आसपा इसके अंतर्गत मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते। सिंह आसपा इसके अंतर्गत मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक है। जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था। शाहजहां, तो आपका नेक्स्ट है शाहजहां। तो शाहजहां अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1628 में राज सिंहासन पर बैठा और इसके बचपन का नाम खुर्रम था। यह जगत गोसाई जोधा भाई का पुत्र था। ठीक है। इसका विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमान बानो बेगम से हुआ था, जो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है। शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। वर्तमान में पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसी में उसने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है। जिसे लाल किला या किला एक मुबारक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसने इसी किले में दीवान याम व दीवान खास का निर्माण करवाया था। तख्ते तौस रत्नों से जड़ा हुआ है और सोने का सिंहासन था जिस पर शाहजहां बैठा था। इसी तख्त में कोहिनूर नामक कीमती हीरा जड़ा था। ठीक है। शाहजहां को अपने शासनकाल में सबसे पहले बुंदेलखंड और दक्षिण के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट। दक्षिण मुगलों के लिए कठिनाइयों का क्षेत्र बन गया। तो दक्षिण मुगलों के कठिनाइयों का क्षेत्र बन गया। मुगलों ने अंत में अहमदनगर के राज को जीत लिया तथा गोलकुंडा व बीजापुर के राजों ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। ठीक है। तो दक्षिण मुगलों के लिए कठिनाइयों का क्षेत्र बन गया। मुगलों ने अंत में अहमदनगर के राज को जीत लिया तथा गोलकुंडा व बीजापुर के राजों ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और उसके साथ शांति बनाए रखने के लिए संधि कर ली। ठीक है। शाहजहां ने अपने पुत्र शाहजादा औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया और दक्षिण की समस्याओं को हल कर लेने के बाद शाहजहां का ध्यान उत्तर पश्चिम की ओर आकर्षित हुआ। ठीक है। तो शाहजहां ने अपने पुत्र शाहजादा औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया और दक्षिण की समस्याओं को हल कर लेने के बाद शाहजहां का ध्यान उत्तर पश्चिम की ओर आकर्षित हुआ। उसने उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए मध्य एशिया को बल्ख और बदख्शां में अपनी सेनाएं भेजी। ठीक है। शाहजहां ने ईरान के बादशाह से कंधार को पुनः जीत लिया था, परंतु वह सफल नहीं हुआ। इसके बाद शाहजहां ने पुनः 3 बार कंधार पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, परंतु वह असफल रहा। ठीक है। पुर्तगाली लोग हुगली को केंद्र बनाकर बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती करते थे। मुगल सेनाओं ने उनको हुगली से बाहर निकाल दिया था। ठीक है। 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ा था तथा उसके चारों पुत्र सिंहासन प्राप्त करने के परस्पर युद्ध करने लगे। ठीक है। इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई। उसने अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर दिया।
इस किले से शाहजहां ताजमहल को देख सकता था तथा अपनी पत्नी मुमताज महल को याद कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद। तो शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां को ताजमहल में अब उसकी पत्नी की कब्र के पास दफना दिया गया था। ठीक है, तो शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां को ताजमहल में उसकी पत्नी की कब्र के पास दफना दिया गया था। शाहजहां के शासनकाल को द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह। तो शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह शाह शुजा, औरंगजेब व मुराद थे। दारा सिकोह एक विद्वान व्यक्ति था जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह शाह शुजा, औरंगजेब व मुराद थे। दारा सिकोह एक विद्वान व्यक्ति था जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। शाहजहां के बीमार होने पर उसके पुत्रों में उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए युद्ध शुरू हो गए थे। ठीक है, 1636-37 ईस्वी में, तो 1636 और 1637 ईस्वी में शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर चार तस्लीम की प्रथा प्रारंभ की थी। 1634 ईस्वी में, तो 1634 ईस्वी में शाहजहां ने यह आदेश दिया कि यदि कोई हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार करता है तो उसे अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त उसने मुस्लिम लड़की के हिंदू पुरुष से विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया गया, किंतु काशी के कविंद्राचार्य की प्रार्थना पर काशी से उसे हटा दिया गया। ठीक है, खंबात के नागरिकों की प्रार्थना पर उसने गोवध को निषेध कर दिया। उसने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, उत्तराधिकार का युद्ध। तो आपका बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था और ये इसका समय था जनवरी 1658 में। और इसके शामिल पक्ष थे शाही सेना और शाह शुजा के मध्य, और इसमें आपका शाह शुजा जो है पराजित हुआ था। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में हुआ था और ये आपका शामिल पक्ष शाही सेना जसवंत सिंह औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। ठीक है, तो शाही सेना जसवंत सिंह औरंगजेब व मुराद के संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। ठीक है, और इसमें जसवंत सिन्हा हार गया था। सामूगढ़ का युद्ध, तो ये आपका मई 1658 में हुआ था। ठीक है, तो 1658 में 3 युद्ध हुआ था, तो जनवरी अप्रैल मई में। और ये आपका सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब व दारा के मध्य हुआ था और इसमें दारा पराजित हुआ था। ठीक है, दारा सिकोह। खाजुआ का युद्ध, तो खाजुआ का युद्ध आपका जनवरी 1659 में हुआ था और इसमें शामिल पक्ष आपका औरंगजेब व शाह शुजा के मध्य था। ठीक है, और इसमें शुजा आपका जो है हार गया। ठीक है, देवराय का युद्ध, तो देवराय का युद्ध आपका अप्रैल 1659 में हुआ था। ठीक है, और इसमें शामिल पक्ष थे आपके औरंगजेब व दारा के मध्य। तो आपका औरंगजेब व दारा के मध्य जो है लड़ाई हुआ था और दारा आपका इसमें पराजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दारा ने अपनी देख रेख में संस्कृत ग्रंथ भगवद गीता और वशिष्ठ उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, तो दारा ने अपनी देख रेख में संस्कृत ग्रंथ भगवद गीता और वशिष्ठ उपनिषद का फारसी में अनुवाद कराया था। शाहजहां के काल में सुंदरदास, चिंतामणि तथा कविंद्राचार्य हिंदी के महान विद्वान व कवि थे। संस्कृति का एक महान कवि जगन्नाथ था जिसे शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो शाहजहां के काल में सुंदरदास, चिंतामणि तथा कविंद्राचार्य हिंदी के महान विद्वान व कवि थे। संस्कृति का एक महान कवि जगन्नाथ था जिसे शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को पराजित करके सन 1658 में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया और उसका शासनकाल कठिनाइयों से परिपूर्ण था। सम्राट बनने के उपरांत औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण हेतु राहदारी, आंतरिक बरगमांसुल और पानदारी व्यापारिक चुंगियों को समाप्त कर दिया। उसने उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार इस्लामी परंपरा के अनुसार शासन किया। उसने नौरोज उत्सव और झरोखा दर्शन अकबर द्वारा प्रारंभ को समाप्त कर दिया। उसने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर पुनः जजिया कर लगा दिया। ठीक है, औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों के सर्वाधिक रूप से मनाए जाने वाले त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया और उसने राज्य में सर्वाधिक नृत्य व संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यद्यपि व्यक्तिगत जीवन
में वह स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। वह लगभग संपूर्ण भारत पर शासन करता था। अपने व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। तो अपने व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। पूना और कोंकण के पास आस-पास का क्षेत्र पहाड़ी है। इसी क्षेत्र में मराठे शक्तिशाली थे। छापामार गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाकर वे मुगल सेनाओं को प्रसार करने में सफल होते रहे। ठीक है, तो पूना और कोंकण के आसपास का क्षेत्र पहाड़ी है। इसी क्षेत्र में मराठे शक्तिशाली थे और छापामार गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाकर वे मुगल सेनाओं को प्रसार करने में सफल होते थे। शिवाजी सबसे अधिक शक्तिशाली मराठा सरदार था और उसके पिता बीजापुर के शासक के अधीन सेना में अधिकारी थे। बीजापुर को शक्तिहीन होते देखकर उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयत्न किया। बीजापुर के शासक ने अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने को भेजा था, किंतु शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी। औरंगजेब ने अपने अधिकारी जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। जय सिंह ने सूझबूझ से शिवाजी का सम्मत कर लिया और वह उसके साथ औरंगाबाद के दरबार में चले गए। ठीक है, औरंगजेब के दरबार में चले गए। ठीक है, शिवाजी के स्वतंत्र व्यवहार से औरंगजेब असंतुष्ट हो गया तथा उसने शिवाजी को कैद कर लिया। शिवाजी चालाकी से कैद से बाहर निकले। उन्होंने स्वयं को मराठा राज का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और सन 1674 में वह राज सिंहासन में बैठे। सन 1680 में अपनी मृत्यु के पूर्व के 6 वर्षों में वह शक्तिशाली मराठा राज स्थापित करने में सफल हुए। शिवाजी के उत्तराधिकारी अयोग्य शासक थे। उनमें केवल रानी ताराबाई अपने छोटे पुत्र की सुरक्षा योग्य थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने अपने राज्य का तेजी से विस्तार किया तथा उनका राज भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। ठीक है, मुगल साम्राज्य में होने वाले अन्य विद्रोह। तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में अनेक विद्रोह हुए। मथुरा जिले में जाटों ने विद्रोह किया था। ठीक है, तो मथुरा जिले में जाटों ने विद्रोह किया था। बीजापुर और गोलकुंडा में भी अनेक विद्रोह हुए जो वर्षों तक चलते रहे। अंत में ये दोनों राज्य 1686 और 1687 में मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए, जिसके कारण औरंगजेब का राजपूतों के साथ संघर्ष आरंभ हो गया। राजस्थान के दो प्रमुख राज्यों मेवाड़ और मारवाड़ के शासक औरंगजेब के विरोधी हो गए थे। ठीक है, तो बीजापुर और गोलकुंडा में भी अनेक विद्रोह हुए जो वर्षों तक चलते रहे। अंत में ये दोनों 1686 और 1687 में मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए, जिसके कारण औरंगजेब का राजपूतों के साथ संघर्ष आरंभ हो गया। राजस्थान के दो प्रमुख राज्यों मेवाड़ और मारवाड़ के शासक औरंगजेब के विरोधी हो गए। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था और इस काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। ठीक है, सिख क्या तो गुरु नानक द्वारा स्थापित किए गए सिख धर्म एक नए धर्म के अनुयायी सिख थे। गुरु नानक द्वारा स्थापित किए गए नए धर्म को अनुयायी सिख थे। गुरु नानक के बाद इस धर्म में 9 गुरु हुए। आरंभिक गुरुओं का ध्यान केवल धार्मिक पहलू पर केंद्रित रहा, परंतु धीरे धीरे सिखों के गुरु उनके सैनिक नेता बनने लगे। सिखों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। इस बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए मुगल प्रशासन ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दे दी। 10वें गुरु गोविंद सिंह सिखों का सैनिकों के रूप में संगठन आरंभ किया। उनको मुगल सेनाओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार किया। अब सिखों के लिए खालसा शब्द का प्रयोग होने लगा। ठीक है, जिसका अर्थ है शुद्ध, और गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में अब उनके सैनिक दल बन गए। ठीक है, मराठों के समान सिखों ने भी अनेक स्थानों पर आक्रमण किए। औरंगजेब के शासनकाल में मराठों की भांति सिख स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं कर सके। मुगल साम्राज्य अब इतना शक्तिशाली नहीं रह गया था कि वह सिखों के विद्रोह का दमन कर सके। ठीक है, पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने भी औरंगजेब के लिए समस्याएं उत्पन्न कर दी। पुर्तगाली समुद्री डाकुओं ने बंगाल की खाड़ी में जहाजों के लूटने का कार्य फिर से आरंभ कर दिया था। ठीक है, उन्होंने चटगांव को अपना केंद्र बनाया। ठीक है, तो उन्होंने चटगांव का अपना केंद्र बनाया और उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी। इस सेना को पूर्ण सफलता मिली क्योंकि उसने केवल चटगांव पर ही अधिकार कर लिया। ठीक है,
सड़कों पर अधिकार ही नहीं किया, बल्कि बंगाल के पूर्वी भाग को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। पश्चिमी समुद्री तट पर इस समय पश्चिमी समुद्री तट पर इस समय अंग्रेज समुद्री डाकू उपद्रव कर रहे थे और वे भारतीय जहाज़ों को लूट लेते थे। सूरत में अंग्रेज़ों का एक कारखाना था, वहीं से अंग्रेज़ व्यापार करते थे। औरंगज़ेब के शासनकाल में अंतिम दिनों में मुगल साम्राज्य उतना शक्तिशाली न रह गया था, जितना वह अकबर के शासनकाल में था। औरंगज़ेब कुछ परंपरावादी मुस्लिमों के प्रभाव में आ गया तथा उसने इस्लाम धर्म के नियमों के अनुसार शासन करने का निश्चय किया। उसकी पूर्वजों की शासन नीति से भिन्न थी। औरंगज़ेब एक परंपरावादी मुस्लिम बन गया था तथा वह अपने धार्मिक सिद्धांतों के प्रति पूर्ण निष्ठावान था। वह दरबार के विलासितापूर्ण जीवन से विरक्त हो गया था, जो धार्मिक विश्वासों पर आधारित सादा जीवन व्यतीत करना चाहता था। ठीक है। तो इस प्रकार में देखा आज का वीडियो। तो आज की बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।